अस्सलाम नाज़रीन, इन्वायरमेंट आपके सामने तबाह हो रहा है। हमने इन्वायरमेंट के ऊपर कई वीडियोस किए हुए हैं और जो रिस्पांस अवाम नास का उन वीडियोस पे आता है, दिल करता है उन वीडियोस को उठा के कूड़े के ड्रम पे फेंक दें। जो चीज़ हमें इतनी अफेक्ट करनी है, हमें उसकी परवाह नहीं है। एक क्लाउड बर्स्ट से, क्लाइमेट चेंज के एक जो असर है, क्लाउड बर्स्ट होना, मानसून हैवी होना, एक क्लाउड बर्स्ट से KPK के अंदर तकरीबन 217 डेथ सिर्फ बुनेर के अंदर रिकॉर्ड होती है। 217 इंसान पाकिस्तान के अंदर अपनी जान खो बैठते हैं उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से। सैलाब की ये कैफियत होती है। ये प्रॉब्लम्स दुनिया की हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, लेकिन इनके सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक आपको लोकलाइज ढूंढने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, दरख्त, उनको सिस्टमेटिकली हमने तबाह कर दिया। कई स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि 11%, कहीं 6%, कहीं 4% कि पाकिस्तान का ट्री कवरेज कितना रह गया, लेकिन असल में ये नंबर इससे कई गुना कम है। टिम्बर माफिया खुलेआम काम कर रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? लोगों की जान जाना। सरकारें तो आपस में ये आंख मचोली खेलेंगी कि ये KP गवर्नमेंट की गलती है, KP गवर्नमेंट कहेगी NDMA की गलती है, सरकार फेडरल की गलती है, हम क्या कर सकते हैं, तो फेडरल मैटर है। हमारा रिस्पांस काफ़ी घटिया रहा है इस मामले के अंदर। अल खिदमत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ मौके पे पहुंची हुई हैं, पाक आर्मी को वहाँ उतार दी गई, लेकिन NDMA जो हमने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था जिस पे अरबों रुपए खर्च किए हैं, वो सीन पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है कि इतने लोग यहाँ फौत हो गए, इतने लोग यहाँ फौत हो गए, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वकूए से पूरे मानसून का डेथ टोल 660 पे आ गया। इंजर्ड पर्सनल का टोल 2000 से ज़्यादा हो चुका है। द अमाउंट ऑफ घर जो तकरीबन मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं वो 2470 है। इस लेवल का डेविस्टेशन और लॉस हमने आखिरी दफ़ा फ्लडिंग में देखा था कालबन 2014-13 में, अगर मैं साल इनकरेक्ट नहीं बता रहा, जब पूरी दुनिया से एड मांगी गई थी। ये उस तरह की सिचुएशन है। लोग कह रहे हैं कि जनाब लोगों ने अपने घर रिवर बेड्स में बनाए हुए हैं, लेकिन कई जगह पे लोकल्स ये बता रहे हैं, बुनेर के अंदर, बिशुनाई विलेज के अंदर, कि हम यहाँ पे 150 साल प्लस से रह रहे हैं और कभी इस तरह का पानी आया ही नहीं था। सो मच सो कि दरिया का पानी इतना भर गया कि वो ओवरफ्लो के बाज़ारों के अंदर आ गया, जो दरिया के किनारों से कई गुना दूर थे। तो ये प्रॉब्लम का हल क्या है? दरख्त लगाना। और अनफॉर्चुनेटली ये वो हल है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। हर साल शिद्दत मानसून की बढ़ रही है। इस साल एक कैटास्ट्रॉफिक लेवल की बारिशें हुई हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो कराची में एक लो लेवल थंडर स्टॉर्म आ रहा है और ख़तरा ये नज़र आ रहा है कि मोस्ट ऑफ कराची शायद इस बारिश के ज़ोर में पानी के नीचे डूब जाए, कि पानी सड़कों पर खड़ा हो जाए, ग्राउंड फ्लोर की इमारतों के अंदर घुस जाए। कराची की ऑलरेडी खस्ता हालत इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स रिपेयर की देख के ये बहुत मेजर ब्लो हो सकती है, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। पंजाब के अंदर हालांकि फ्लडिंग कम होती थी, लेकिन सिर्फ बारिश की लहरों से हमने गाड़ियां स्वीप अवे होते देखी। अब वो मंजर हमें KPK में भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरी एक तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे लोगों के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे पे रहम खाएं और ये बारिशों का सिलसिला रोकें, क्योंकि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि सरकार तो जो करेगी सो करेगी, जब करेगी आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में खुद शामिल हो जाएं। 14 अगस्त के मौके के ऊपर कई जगह पे हमने देखा था कि NGOs ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की थी। तकरीबन आपके शहर के अंदर हर वीकेंड, मेजर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, यहाँ पे वीकेंड के ऊपर ड्राइव्स होती हैं ट्री प्लांटेशन की। अपने सदके खैरात का एक पोर्शन ट्री प्लांटेशन पे लगा दें, अगर आप अपनी और अपने बच्चों और उनके बच्चों की जानें बचाना चाहते हैं। लाहौर के अंदर जो स्मॉग है उसका एक ही हल है। उसका हल ये नहीं है कि EPA स्टिकर लगा दे आपकी गाड़ी पे या गाड़ियां हम क्वार्टर कर दें। उसका हल है ट्री कवरेज। तो कितना लाहौर हमारा दरख्तों से भरा होता था, सो मच सो कि हमें इंडिजिनस बर्ड्स इतने नज़र आते थे यहाँ पे, लेकिन वो सब ख़त्म हो गए जब हमने वो ट्री कवरेज ख़त्म किया। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। एक इतना फेटफुल वकूआ हो चुका है, इसके बाद भी नहीं आप जागेंगे तो क्या होगा? वो पहला इमेज, लोग दरिया के मिडल में फंसे हुए हैं और वो फैमिली सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है, वो मंज़र आपको रात को जगाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आप दरख्त लगाएं, बिकॉज़ वो कोई भी हो सकता है पाकिस्तान में। क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे होता है, क्यों होता है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है।
आप क्लाउड सीडिंग करते हैं बारिशें बनाने के लिए, एक नेचुरल ऑर्डर पैराडाइम के अंदर हम खेल रहे होते हैं। हमने दुबई में भी ये क्लाउड बर्स्ट देखा था जब मॉल्स के अंदर पानी आ गया था। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इस इशू को सीरियसली लें और मत इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ों को लाइट लिया करें। अब हम रूटीन में सियासत की तरफ आते हैं। PMLN के राना सनाउल्लाह साहब वेकेंट पंजाब की सीट के लिए नॉमिनेट हो गए सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए। जब से ECP ने डिस्क्वालीफाई किया था PTI कैंडिडेट्स को, तो PTI के लीडर इमरान खान ने अनाउंस किया था कि हम बाइकआउट करेंगे किसी भी किस्म के इलेक्शन को। इसका मतलब कि जो वर्चुअली उन सीट्स पे खड़ा होगा सेनेट की, वो अनकंटेस्टेड ही जीत जाएगा। यानी कि पंजाब के कॉकस के अंदर फुल कोशिश की जा रही है कि PMLN की कंप्लीट ग्रिप और स्ट्रॉन्ग होल्ड बने। राना सनाउल्लाह साहब जो खुद इलेक्शन हार चुके थे और बकौल उन्होंने किसी स्पेशल फोर्स की मदद नहीं मांगी थी रात को इलेक्शन ओवरटर्न कराने के लिए, वन ऑफ द फ्यू लीडर्स थे जिन्होंने अपनी हार तस्लीम की थी, वो अब नवाजे जाएंगे इस सेनेट की सीट के साथ ताकि उनकी रोल, ओहदा और रेलेवेंसी बन सके। ये क्लासिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज ग्रुप के हैं और शहबाज शरीफ साहब और उनके ग्रुप की ग्रोइंग पावर को देखते हुए अब आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब भर्तियाँ इंक्रीज़ करेंगे। फैसल वाडा साहब जो आर्मी की अक्सर बातें बाहर आके मार्केट में बता रहे थे, उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कंटिन्यूएंसी होगी। एक्सटेंशन और कंटिन्यूएंसी में कोई फ़र्क नहीं होता। फैसल वाडा साहब लफ्ज़ों का खिलाव करके आपको और मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करें। वेदर और नॉट चीफ़ की एक्सटेंशन होती है कि नहीं होती है, अभी उनके टेन्योर में लगभग 1.5 साल रहता है। अमूमन एक्सटेंशन के टाइम से 6 से 8 महीने पहले ये गुफ्तगू शुरू होती है, लेकिन आज ये प्रीएम्प्टिवली गुफ्तगू कर दी है पहले ताकि लोगों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। जितने इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं उसमें नज़र फ़िलहाल यही आ रहा है कि चीफ़ को एक्सटेंशन मिलेगी और एक 10 ईयर एजेंडा जो था उस पर सब कायम नज़र आते हैं। शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आगे पीछे चेंज हो, लेकिन जो सेंट्रल पावर है पाकिस्तान के अंदर, जो उसका डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो पावर अपनी बना के रखेगी और उसकी पावर अब इस लेवल पे आ चुकी है कि वो दहशत गर्दों को प्रीएम्प्टिवली पकड़ के 14 अगस्त के मेजर मंसूबों को फॉयल कर देता है। फिर वो उनकी स्टेटमेंट्स बना के जारी करता है। सबसे पहली चीज़ कि जो वो कन्फेशन स्टेटमेंट आपने प्रोफेसर साहब की देखी थी, वो इनएडमिसिबल कोर्ट एविडेंस है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे बताने के लिए कि जनाब हमने एक अटैक फॉयल किया। वो इस तरह ही बताया जा सकता, अगर ISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हम उनकी बात तब भी मान लेते, लेकिन एक इमेज देने की कोशिश की गई है। हमारा स्टेट प्रोपेगेंडा जब करता है तो हम समझते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर वही पुराने हैं, नया स्क्रिप्ट वो लिख नहीं पा रहे। रियलिटी ये है कि 14 अगस्त के दौरान पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद करके, ट्रांसपोर्ट बंद करके, ट्रेन्स का आमदोरफ्त बंद करके अगर आपने ये प्लान फॉइल भी कर दिया तो कॉस्ट क्या थी? एक पूरा सूबा मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर सका था सही तरीके से जब उनके पास बेसिक चीज़ों का एक्सेस ही नहीं था। इंटरनेट इस वक्त तकरीबन उतना ही ज़रूरी है आपके जितनी बाकी कमोडिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये आपको दुनिया ग्लोबल विलेज से कनेक्टेड रखता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में करता है और हर किसी की ज़िंदगी का इंटेग्रल पार्ट है। तो आज आज़ादी के इतने सालों बाद हम अभी भी उसी ड्रकोनियन मेजर के अंदर फंसे हुए हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारा बैक एंड फोर्थ हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, तो मोहसिन नकवी साहब ने सोचा कि मैं भी क्यों ना बात करूं कि ज़ाहिर है मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री का ओहदा संभाल के बैठा हूं, बड़ा क्रिटिकल ओहदा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास वीडियोज़ हैं 6 डाउन जहाज़ों की। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब थोड़ा जल्दी बोल गए, अगर हमारे पास वीडियोज़ होती तो हम उनको नशर कर चुके होते। जितना डाटा हमारे AVM ने प्रोवाइड किया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाउन जेट्स के बारे में, उतना इंडिया आज तक नहीं कर पाया। तो जहाँ पे उन्होंने जहाज़ों के सीरियल नंबर, उनके कॉल साइंस, उनके वेक्टर्स, हर चीज़ बता दी है, जहाज़ों के मेक्स बता दिए और इवन हमें कैप्चर्ड ऑडियो कॉन्वर्सेशन सुना दी गॉडजिला की जो अब एक्सटेंट हो चुका है। तो अगर हमारे पास वीडियोज़ तो हम दिखा चुके थे, लेकिन अगर हमारे पास वीडियोज़ हैं, दरअसल मोहसिन नकवी साहब सच बोल रहे हैं, तो हमें तो फ़ौरन नशर करनी चाहिए ताकि इंडिया जो एक फ़ेक प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का बहुत डैमेज हुआ है, पाकिस्तान का बहुत डैमेज है, उसको हम काउंटर एक्ट कर सकें। क्योंकि जो हमें पजीराई इंटरनेशनल स्टेज पे मिली हुई है उसको मेनटेन करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि उस पजीराई का रिज़ल्ट क्या है कि $1.5 बिलियन का आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा सूडान के साथ, जहाँ पे हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे एयर डिफेंस मैकेनिज़म्स, 8 K-8 काराकोरम ट्रेनर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट। सूडान के अंदर वैसे इस वक्त उनकी अपनी फ़ौज और उनकी लोकल पॉपुलेशन का आपस में एक जंग चल रही है और सूडानीज़ गवर्नमेंट लग रहा है कि हमसे जदीद वेपन्स लेके अब उस जंग को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे एज अपोज टू मफाहमत से चीज़ को सॉल्व करें। सूडान अपने मुल्क में क्या करता है उसमें हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये खुशाइन बात है कि $1.5 बिलियन का हमारा सौदा हुआ है। इस सौदे का अंदर टर्की ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है और UAE ने ऑपोजिट रोल प्ले किया है। UAE सूडान की मिलिट्री रिजीम को बैक नहीं कर रहा, वो लोकल मिलिशिया को फंड कर रहा है।
यही यूएई जो हमारे भाई बने हुए हैं, जहाँ पे आप गोल्डन वीज़ा लेने के लिए मर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली अगेंस्ट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान और टर्की की करीबी की वजह से, टर्की और सूडान की करीबी की वजह से पाकिस्तान की ये डील हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। कम से कम कुछ तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है जिसके तहत हमें ये पैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। पाकिस्तान और ईरान ने इस वक्त $3 बिलियन का टारगेट रखा है 2 साल की एग्री ट्रेड के लिए। उसका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि ईरान की नॉर्मलाइजेशन जो वेस्ट चाह रहा है शायद पोस्ट ईरान इसराइल वॉर के, उसमें पाकिस्तान एक क्रिटिकल रोल प्ले करे। हाउएवर मेरी यहाँ पे रिजर्वेशन है कि ये सारी फ़र्जी बातें हैं, क्योंकि जब हमारी ईरान पाकिस्तान ऑयल गैस पाइपलाइन बननी थी तो ईरान ने अपने एंड का सारा काम भी किया, हमें पैसे भी दिए, और हमने एक सूतर भी चीज़ प्रोग्रेस नहीं की। तो रादर देन $3 बिलियन का एग्री ट्रेड साइन करने के लिए ईरान के साथ, क्यों ना हम वापस उस ऑयल गैस पाइपलाइन पे काम करें, क्योंकि तेल गैस की वजह से आपकी इंडस्ट्री दोबारा चल सकती है अगर ईरान से वो सामान आता है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के हाल जो इस वक्त अमेरिका कर रहा है टैरिफ्स के साथ, क्योंकि उन्होंने प्यूटन का सस्ता तेल ख़रीदा था, तो पाकिस्तान के दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ईरान के साथ इतनी मोहब्बत और वफाद खाने से हमारी टैरिफ पॉलिसी रिविजिट हो सकती है, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकते हैं। अमेरिका इस वक्त दुनिया भर में लोगों को चूड़ी टाइट करने के एजेंडा पे। यूक्रेन की मुलाकात होती है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का रवैया ही बदला हुआ है। आज से 1.5-2 साल पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी आपस में, तो आपने देखा था कि कॉन्फ्रंटेशन हुई थी, तू मैं हुई थी। ट्रंप जेडी वैंस ने मजाक उड़ाया था ज़ेलेंस्की का कि तुम कैसे कपड़े पहन के आओ। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की साहब प्रॉपर्ली ड्रेस भी थे, और उन्होंने 8 दफ़ा ट्रंप का शुक्रिया अदा किया अपने सिर्फ ओपनिंग खिताब के अंदर, और उनको पूरी रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल दिए। ट्रंप ने भी हर चीज़ को मुस्कुराते हुए लिया। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि रशिया जंग जीत चुका है। इस वक्त पूरा यूरोप और अमेरिका सीज़ फायर कह रहे हैं। इस कंडीशन में सीज़ फायर करने का मतलब है कि रशिया ने जो कुछ कैप्चर किया हुआ है, जो कुछ डैमेज किया है, वो एज़ इज़ रहेगा, और ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की भी लग रहा है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है। तो अमेरिका की दोस्ती इन द लॉन्ग रन ज़रूरी नहीं फ़ायदेमंद चीज़ हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका आपको ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा करता है जहाँ से वापसी आपके लिए मुश्किल होती जाती है। तो पाकिस्तान जो इस वक्त फॉरेन मूव्स प्ले कर रहा है, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान इज़ मूविंग टू फास्ट, और पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर वो वही कुछ करेंगे जो इस वक्त इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया की लोकल गवर्नमेंट इस वक्त टोटल हेल्टर स्केल्टर में है। उनका एक मेजर इलेक्शन रिगिंग स्कैंडल सामने आया, जहाँ पे ऑपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठे होकर सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और जो उनका इलेक्शन कमीशन है उसकी लान थान कर रही हैं। शुरू में तो इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट्स देते रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इवेंचुअली चंद दिन पहले उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे बोले, लेकिन राहुल गांधी के लगाए हुए एलिगेशंस का जवाब नहीं दे सके। तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इस वक्त जमहूरियत नहीं है, ये क्लेम पूरा का पूरा इंडिया इस वक्त कर रहा है कि जनाब हमारे इलेक्शंस रिग हुए हैं। कतन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम का, इंडिया में फिर भी एक तसलसल है जमहूरियत का, लेकिन रियलिटी ये है कि जो भी बंदा पावर में आता है वो कोशिश करता है कि जमहूरियत के पर वो मज़ीद काटे। ये बात अमेरिका में भी सच है। हमारे यहाँ अक्सर हल्का बंदी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब लोगों के हल्के थोड़े थोड़े चेंज किए जाते हैं वोट बैंक को सूट करने के लिए। ये पॉलिसी अमेरिका में बहुत कॉमन है। जो भी सरकार में आता है, जैसा इस वक्त रिपब्लिकन सरकार में है, उनके पास कांग्रेस भी है, सेनेट भी है, वो सारे के सारे रीजोनिंग के अंदर इस वक्त बिजी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जमहूरियत के अंदर ऐसे हटकंडे फार्मूले बनाए गए हैं जिसके तहत जमहूरियत को ही सबवर्ट कर दिया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो
दुनिया के अंदर पोलराइजेशन हेविली इंक्रीज़ कर गई है। पाकिस्तानी मुआशरे में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। लोगों के विसरल एंग्री रिएक्शंस होते हैं चीज़ों को। इस तरह के कल्चर और दुनिया के अंदर जो अवामुन नास है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने का सोचती है। क्यों? उन्हें नज़र आता है कि जो आइडियलिज़्म थी आज से 20 साल पहले की, 30 साल पहले की, ऑफ लेट्स से लिबरल डेमोक्रेसी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, ह्यूमन राइट्स आएंगे, वो सब ख़त्म हो गया है। उनको फाइनली जो वो ख्वाब था वो ख्वाब के तौर पे दिखना शुरू हो गया है। वो उसको रियलिटी मान बैठे थे, जिसकी वजह से अब वो सारे के सारे लोग पैसे की भाग दौड़ में लग चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो इट डजेंट मैटर हम कहाँ पे रहते हैं, हम प्रिविलेज्ड ही होंगे, हम उस एलीट कैप्चर का हिस्सा होंगे। ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता है कोई भी पार्टी इस वक्त एलीट कैप्चर को तोड़ने की बात करती है। इवन अगर हम पीटीआई को देखें जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के डस्से में, तो जो उनकी सिलेक्शन थी सेनेट केपीके के लोगों के लिए वो हैरान कुन थी। एक बंदा था जिसने 9 मई के बाद माफ़ी मांगी हुई थी और पैसे वाला था, उसको सिलेक्ट किया गया लाहौर शहर से कि तुम्हें सेनेट की टिकट मिलेगी। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन? मैं और आप अपनी आवाज़ किसको किस तरह पहुंचाएं जब हमारे ओहदेदारान, हमारे सिस्टम्स, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। जजेस ने इस कॉम्प्रोमाइज़ को देखते हुए कहा कि 14 दिन के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे मैटर ऑफ इंटरफेरेंस इन जुडिशल मैटर। ये बातें हम कई सालों से सुन रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये हो पाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में बंदे को प्रोड्यूस किया जाएगा जो मिसिंग पर्सन केस के अंदर है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सीनियर से सीनियर सहाफ़ी जब अरेस्ट हुआ तो कोर्टों ने टिल का जोर लगाया, उसको प्रेजेंट नहीं किया गया अदालत में। उसकी वजह ये है कि जो जुल्म और बर्बरियत हमारे सरकारी अफसरान नाफज करते हैं जब कोई अरेस्ट होता है या किसी को उठा लिया जाता है काले वीगो के थ्रू, वो अगर किसी को बताया जाए तो इन लोगों का इमेज और रेपुटेशन टेंट और डाउन होता है। हम लोग जो यहाँ पे ईऑन पे काम करते हैं, अक्सर औकात आप लोगों का एक गिला होता है कि आप ये काम जो है किसी एजेंडा के तहत कर रहे हैं। कोई कहता है आप पीटीआई के हैं, कोई कहता है आप पीएमएलएन के, कोई कहता है आप फ़ौज के। हम जो चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम एक इंडिपेंडेंट स्केल पे जज करते हैं कि भूल जाएं कि कोई भी सियासी जमात एग्जिस्ट करती है, भूल जाएं फील्ड मार्शल चीफ कौन है, ये सब कुछ सेकेंडरी है। क्या जो पॉलिसी सामने सरकार ला रही है उस पॉलिसी का फ़ायदा है या नुकसान? क्या जो सरकार फॉरेन अफेयर्स की पोजीशन ले रही है उसका मुल्क को फ़ायदा है या नुकसान? हम इस चीज़ पे तनकीद करते हैं। इस तनकीद को जारी रखने के लिए आप लोगों का प्यार और सबसे ज़्यादा आप लोगों की दुआ बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा वीडियो के एंड में रीइटरेट करना चाहूँगा कि ट्री प्लांटेशन एक्चुअल सेवियर है इस क्लाइमेट चेंज का। अगर हम आज से वॉर फुटिंग्स की बुनियाद पे ये काम नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्लीक लगता है। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। चेंजिंग वेदर पैटर्न से फ्लड्स कॉज नहीं करते, वो क्रॉप डैमेज भी कॉज करते हैं, इंसेक्ट ग्रोथ भी क्रॉस करते हैं, डिप्लीशन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप भी करते हैं। और इस पोर प्लानिंग की वजह से और मॉनसून के हैवी या आहिस्ता होने की वजह से अगर आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है ग्रोथ का, तो ये बहुत बड़ा दलदल होगा मुल्क के लिए। 40 से ज़ायद फ़ीसद लेबर हमारी इस इंडस्ट्री में लगी हुई है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ओवरऑल। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस वक्त टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए हमें अपनी ज़ाती इख्तलाफात साइड पर रखने होंगे और फ्लड्स के मामले में मुल्क के मफाद में सोचना होगा। वी विल हैव टू फोर्स द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स टू डू देयर जॉब। बाकी जितने दरख्त ज़िंदगी में प्लांट करें अच्छा है, अल्लाह उसका अजर भी देता है और दुनिया में भी वो काम आता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।